हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे GS2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के जो रिलेशन है उसके अंदर जो खटास आ रही है, थोड़ा टकराव आ रहा है दोनों के बीच में पिछले कुछ सालों में, उसको एनालाइज करेंगे और वील डिस्कस कि क्या चीज़ें यहाँ पे हमें पॉइंट में लिखनी है अपने आंसर के अंदर। इससे पहले कि मैं ये डिस्कशन स्टार्ट करूं, आपको जल्दी से रिमाइंडर दे देता हूं कि अगर अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज हैं बिफोर मेंस। इफ़ यू थिंक कि कुछ कमी आपकी प्रिपरेशन में अभी रह गई है जो आप फटाफट से कवर करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास समय है जहां आप हमारे क्रैश कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। जीएस के मेंस के क्रैश कोर्स में, जहां 6000 में आपको कंटेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ आंसर्स 5 क्वेश्चंस डेली प्रोवाइड किए जाएंगे और टेलीग्राम पे मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ अभी भी एनरोल कर सकते हैं, उसमें हमारे फुल एंड टेस्ट सभी चलेंगे, तो वहाँ से आप काफ़ी हद तक अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारा जो स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप हमने मेंस के लिए बनाया है, उसमें आप डेडिकेटेड डिस्कशंस, इशू वाइज टॉपिक्स और डेली क्वेश्चंस के थ्रू आप काफ़ी हद तक अपनी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, द रीसेंट टसल बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ओवर ट्राइब्यूनल्स इज अ सिम्पटम ऑफ डीपर क्रैक्स इन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। एल्यूसिडेट, डिस्कस व्हाट कैन बी द रेमेडियल मेजर्स टू इंप्रूव द एफिकेसी ऑफ ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। ट्राइब्यूनल्स इस क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि पहले और दूसरी स्टेटमेंट दोनों में ट्राइब्यूनल्स का मेंशन हमें मिलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपको कि ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट के बीच में, यानी गवर्नमेंट जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर के बीच में जो टकराव चल रहा है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव ड्रिवन ही है फिलहाल, तो उस टकराव के और भी कई हमें पहलू नजर आ रहे हैं। ट्राइब्यूनल्स तो बस एक एग्जाम्पल है, लेकिन देर इज सर्टन काइंड ऑफ टसल बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और ये बहुत हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कई बार देखा गया है, लेकिन अभी भी रिसेंट टाइम्स में हम इसे देख रहे हैं। अब आपने इसको एनालाइज करना है और बैकग्राउंड रहेगा ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में जो डिस्कशन है उसको हम यहाँ पे प्राइमेसी देंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को भी हमने एड्रेस करना है, जो कि काफ़ी अच्छे से इस आंसर में मैं आपको बताऊँगा। तो इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस लड़ाई का, इस झगड़े का, इस टसल का। फिर आप उसके बाद डीपर क्रैक्स इन द सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या और भी कई कारण है जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो तालमेल है वो खराब चल रहा है, और क्या ये डिजायरेबल है, किस हद तक डिजायरेबल है, किस हद तक अनडिजायरेबल चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एंड फाइनली हम आगे बताएंगे कि रेमेडीज क्या की जा सकती हैं ट्राइब्यूनल्स के लिए। स्पेसिफिकली ट्राइब्यूनल्स के लिए पूछा तो ट्राइब्यूनल्स की रेमेडी देनी है, पूरे जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने की रेमेडीज हमने नहीं देनी है यहाँ पे। नहीं, लोग ऐसा समझ जाते हैं कि बस उनको रेमेडी पूछा है तो वो रेमेडी देने लग जाएंगे पूरी जुडिशरी के लिए, वैकेंसी फिल करो, है ना, पेंडेंसी कम करो, वो अलग चीज़ है। ट्राइब्यूनल्स का जो खेल है वो अलग है। अब आगे देखेंगे और उसको कंक्लूड कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि भाई साहब ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। जस्टिस एनवी रमना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के प्रेजेंटली, वो रिप्लेस होने वाले कुछ ही समय में जस्टिस यू ललित के जी के द्वारा, उनके रिमार्क्स ने ये ट्रिगर की ये बात, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ट्राइब्यूनल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए लॉ पास किया गया, कानून पास किया गया है पिछले साल, वो एक तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर एक तरह का अटैक है। और जस्टिस एनवी रमना एक ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्होंने कई सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसके तहत वो एग्जीक्यूटिव का थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, थोड़ा सा फ्रंट रखते हैं एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट। तो उनके टेन्योर में एक और उनसे पहले काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अभी वाला प्रेजेंट इशू क्या है, प्रेजेंट इशू का कॉन्टेक्स्ट हमको देना पड़ेगा सर, क्योंकि उन्होंने ट्राइब्यूनल की जजमेंट के बारे में, ट्राइब्यूनल लॉ के बारे में बताया है हमको, है ना। जो टसल है हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टसल लिखा है। तो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट एक्चुअली पिछले साल गवर्नमेंट ने पास किया था। इससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया था और उस ऑर्डिनेंस में भी कुछ इसी तरीके के प्रावधान या प्रोविजंस थे ट्राइब्यूनल्स को लेके।
तो वैसे तो ये झगड़ा 2017-18 से चल रहा है, बट हमारे पास आंसर के अंदर इतना स्पेस नहीं है कि हम उस पूरे झगड़े को यहाँ पे इलस्ट्रेट करें, क्योंकि हम फिर टॉपिक से भटक जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें टाइमलाइन बना सकते हैं ट्राइब्यूनल्स को लेके। तो आप ऐसे टाइमलाइन बना सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर, अगर आपने बॉक्स में लिखना है, बहुत ही छोटे छोटे में लिखना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ट्राइब्यूनल्स को रैशनलाइज किया था, और उनके जो अपॉइंटमेंट थी मेंबर्स की, टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनकी अपॉइंटमेंट की, सैलरीज वगैरह थी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल के अंदर रख ली थी। फिर रिसेंट 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिसमें उसने इस फाइनेंस एक्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर ये जो आपने चेंजेस लाए हैं ये सही नहीं है, और इसको आप दोबारा रिफॉर्मुलेट करें। फिर सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लेके आया 2020 में, और उस ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो टाइमलाइन ऐसे बनाएंगे, ईयर लिख देंगे और छोटा छोटा लिखेंगे उसमें। दिस इज ऑल्सो, अगर आपको बहुत डिटेल में पता है इस केस के बारे में, तो 2020 में दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ऑर्डिनेंस लेके आई सरकार, ये कहा कि आप जो ट्राइब्यूनल्स के लिए हमने चेंजेस सजेस्ट किए हैं, वो चेंजेस अब हम एक नए एक्ट के थ्रू, एक नए ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करना चाहते हैं, जिसमें हम और सारे जो मेंबर्स होंगे ट्राइब्यूनल्स के, उनकी क्वालिफिकेशंस जो होगी, उनकी सैलरीज जो होगी, उनकी टर्म जो होगी, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। और टर्म में उन्होंने कहा कि 4 इयर्स का टर्म होगा जो चेयरमैन है, और 7 अप टू 70 इयर्स, और ऐसे करके उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दिया। कहा कि आपको मिनिमम 5 इयर्स का टेन्योर देना चाहिए, और मिनिमम एज लिमिट जो आपने 50 इयर्स रखी है ट्राइब्यूनल का मेंबर बनने के लिए, ऐसी कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक इस ऑर्डिनेंस को भी कहा कि आप इसे वापस ले लें। अब जब पार्लियामेंट ने नया ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लाया, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसके हिसाब से नए ट्राइब्यूनल्स कंस्टिट्यूट किए जाएंगे। बट इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में 2 चीज़ें हुई। एक, कई सारे एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया गया। एपेलेट ट्राइब्यूनल्स का मतलब ये होता है कि ट्राइब्यूनल होता है जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन होती है, जो कुछ पर्टिकुलर केसेस उसके पास आते हैं, और फिर अगर उसके लिए अपील करनी है तो आप एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल भी होता है। तो इसी तरह से कई सारे एपेलेट ट्राइब्यूनल्स जो थे वो ख़त्म कर दिए गए, अबॉलिश कर दिए गए, और कहा गया कि उन ट्राइब्यूनल से जो अपील जाएगी वो अब सीधा सीधा हाई कोर्ट के पास जानी चाहिए। चलिए, ये पार्ट तो फिर भी मान सकते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसने जो एज क्राइटेरिया, टेन्योर और सिलेक्शन कमेटी ट्राइब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट के लिए रखी, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अगेंस्ट थी। सो दीज प्रोविजंस वर अर्लियर स्ट्रक डाउन। जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या टर्म्स होनी चाहिए, और उन्होंने अभी भी वही वाली रखी जो ऑर्डिनेंस में रखी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी कह दिया था कि आपने जो ये प्रोविजंस रखे हैं ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल मेंबर्स, ऑफ द एज क्राइटेरिया, ऑफ द टेन्योर ऑफ द ट्राइब्यूनल मेंबर, आपको ये बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को चैलेंज करता है, एग्जीक्यूटिव को ज्यादा प्राथमिकता देता है, इंपॉर्टेंस देता है ट्राइब्यूनल के अंदर। ट्राइब्यूनल आर सपोज टू बी अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, बट जुडिशरी शुड हैव द सिमिलर रोल एज कंपेयर टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का पलड़ा इसमें भारी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ के प्रोविजन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी था। ये भी कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के ही खिलाफ जा रहे हो आप, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स जुडिशियल जो काम है वो जुडिशरी का होना चाहिए, जजमेंट पास करने का काम जुडिशरी का होना चाहिए। इस वजह से ये टकराव आया है। अब हमने बताना है कि सिम्टम ऑफ डीपर क्रैक क्या है इसमें, जिसकी वजह से ट्राइब्यूनल का तो एक बहाना है, लेकिन वैसे भी जुडिशरी और बाकी ऑर्गन्स में कुछ दिक्कत आ रही है। पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे वायलेट होती है? कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है। जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपने यूट्यूब के ही क्रैश के अंदर, तो आप उसे देख सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से कई बार जो काम एग्जीक्यूटिव का होता है या लेजिस्लेचर का होता है वो जुडिशरी कर बैठती है। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरी जो है वो ये डिक्लेयर कर देती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में माइनिंग पे बैन हो गया है,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोल माइंस पे बैन हो गया है, मिनरल्स की माइन पे बैन हो गया है। इसे जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच भी कई बार समझा जाता है। और एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म भी होता है, जब एग्जीक्यूटिव भी ऐसा काम करे जो जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस के अंदर अगर एग्जीक्यूटिव आने लग जाए तो इस सेपरेशन ऑफ पावर इससे थ्रेटन होती है, और कई बार देखा गया है कि ये एक दूसरे की डोमेन में एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है लोकसभा के अंदर, हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है एक सिंगल पार्टी की, तो कई बार पार्लियामेंट इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव बन जाता है, क्योंकि कोई भी बिल पास करने के लिए जितनी मेजॉरिटी आपको चाहिए वो आपके पास अपनी पार्टी के एमपीज के द्वारा ही पूरी हो जाती है। तो जो ऑपोजिशंस हैं या जो नॉन गवर्नमेंट के मेंबर हैं उनको अपनी वॉइस रखने का मौका नहीं मिलता है, और पार्लियामेंट इस एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखने में नाकामयाब रहता है। कई बार इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर भी हमने ये कुछ चीजें देखी। सो व्हेन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पार्लियामेंट इज अनेबल टू चेक द गवर्नमेंट। तो जब पार्लियामेंट नहीं चेक करती तो जुडिशरी और ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये तीनों का काम ये है कि एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन जब पार्लियामेंट इनइफेक्टिव है इस वजह से कि एक ही पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और पार्लियामेंट ज्यादा अपोज उन्हें नहीं कर पा रही है, जुडिशरी अपना काम एक्सपेंड कर लेती है, क्योंकि जुडिशरी अकेला एक ऑपोजिशन रह जाता है एग्जीक्यूटिव के लिए। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि डिस्ट्रस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बाई पार्टिजनशिप देखने को नहीं मिल रही है हमें। अब वाइस प्रेसिडेंट के ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लोकसभा और राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जिस प्रोडक्टिविटी को आप टारगेट करते हैं वो प्रोडक्टिविटी से काम नहीं हो पाता है, और हैवी पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। तो पार्टीज के अंदर भी आपस में काफी एंटेगनिज्म फैल जाता है। सो इस वजह से भी जुडिशरी एक लास्ट ऑप्शन बचता है, जिसमें आप चाहते हो कि इस जुडिशरी का इस्तेमाल करके आप आपस की पॉलिटिकल राइवलरीज को मिटा दो। और कई बार जुडिशरी आपके हित में फैसला देती है, कई बार आपके अगेंस्ट फैसला देती है। और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जो केसेस होगी, अगर एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट फैसला देगी तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको लगेगा कि जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को काम नहीं करने दे रही है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे ऐसे केसेस हैं रिसेंट टाइम्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स लेके गई हैं, ऑपोजिशन पार्टीज की गवर्नमेंट्स लेके गई हैं। तो वो चीज़ जो है वो एग्जीक्यूटिव को का जुडिशरी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड दर्शाती है। चौथी चीज़ है टसल की एग्जाम्पल्स अगर आप दे दें यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपको और ज़्यादा इलस्ट्रेट नहीं करना पड़ेगा कि देयर इज़ अ डीपर मैलेस इन द सिस्टम। तो आप पिछले 4-5 सालों में जो भी जुडिशरी की जजमेंट्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव एक्शन को या तो डिसरिगार्ड किया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है या उनको चैलेंज किया है, क्वेश्चन किया है, उनमें से 3-4 जजमेंट यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले आप 2015 की NJAC के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने वाली जजमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की कोशिश की, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की कोशिश की, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आई बेग योर पार्डन, ठीक है, जिससे ये सोचा गया कि हम एक नया कमीशन बनाएंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसमें 3 एग्जीक्यूटिव के और 3 जुडिशरी के मेंबर होंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे की जाएगी। जुडिशरी ने कहा जी ये तो हमारे साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, हमारी इंडिपेंडेंस को चैलेंज किया जा रहा है, हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का एक और लेजिस्लेचर का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, रिफॉर्म था, वो रिफॉर्म कैंसिल कर दिया। 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि चिल्ड्रन ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज और ब्यूरोक्रेट्स इन यूपी शुड बी एनरोल्ड ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये थोड़ा सा ट्रांसग्रेशन हो गया ना, इस तरीके का ऑर्डर निकालना कि पब्लिक फंक्शनरीज या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेनी चाहिए। अगेन थोड़ा सा एंटेगनिज्म हो गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में होने चाहिए। तो 1989 का ये एक्ट है जिसके अंदर देयर वाज नो प्रोविजन फॉर एंटिसिपेटरी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये होना चाहिए, फिर उसके बाद इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया ताकि जो जुडिशरी ने कहा है उसको बिल्कुल खारिज किया जाए और ये कहा जाए कि एंटिसिपेटरी बेल अलाउड नहीं होगी अगर कोई अक्यूज है SC/ST एक्ट के अंदर। तो अगेन टसल, आपस में ख्याल विचार धारा मिल नहीं रही है, मिलनी भी नहीं चाहिए, हर चीज़ में एग्री करें वो भी सही नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा ये इंस्टेंसेस देखने को मिले।
माइग्रेंट लेबर की क्राइसिस के दौरान जुडिशियल जो डायरेक्टिव्स दिए गए थे सरकार को, और आपके कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जो जुडिशियल डायरेक्टिव्स दिए गए थे सरकार को कि ऑक्सीजन सप्लाई एक्स स्टेट को नहीं वाई स्टेट को देनी चाहिए, इस तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि देयर इज अ बिट ऑफ एंटेगनिज्म अमंग द 2 और 3 मेंबर्स ऑफ द पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट। 2022 के अंदर लेटेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का फ्रीबीज देने का ये क्या सिस्टम चल रहा है। सो इसके ऊपर आप अपना पक्ष रखें। इसके अलावा आप एग्जांपल सेडिशन लॉ की भी दे सकते हैं कि सेडिशन लॉ को लेके सरकार के आंसर्स, सरकार के रिस्पांस को देखते हुए कहा गया कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इट शुड बी सस्पेंडेड अंटिल अनलेस गवर्नमेंट रिव्यूज इट। गवर्नमेंट ने कहा हम इसे रिव्यू करेंगे, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक रिव्यू होता है तब तक सस्पेंड करके रखो। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सर्टन इश्यूज इन द जुडिशरी, ये हम एंड एग्जीक्यूटिव, ये हमने देखा। अब ट्राइब्यूनल्स एक्ट के अंदर हमने डिसकंटेंट क्यों है, ये पार्ट आप ना भी लिखें तो भी चलेगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो दिक्कत क्या है सुप्रीम कोर्ट को ट्राइब्यूनल से लेके या एक्सपर्ट्स को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल्स की प्रॉब्लम ओवरऑल भी किस तरीके की है दैट विल डिस्कस। आंसर के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। आपको ज़्यादा डिस्कस करने की प्रॉब्लम नहीं है ट्राइब्यूनल्स के बारे में, कि मतलब जो प्रॉब्लम्स है ट्राइब्यूनल्स की उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि आपका मेन पर्पस होगा रेमेडियल मेजर्स के ऊपर, है ना। वर्ड लिमिट होती है ना आंसर में, तो आप 250 वर्ड्स के अंदर अगर इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जो ट्राइब्यूनल के इश्यूज हैं उनको एक्सपैंड नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस एक छोटे से कोने में 6 ऐसे बना के लिख दें। लेकिन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अब ट्राइब्यूनल से रिलेटेड मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो ट्राइब्यूनल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव ग्रोन हैफेजार्डली। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो इतना ही है कि 323A और 323 के हिसाब से आप ट्राइब्यूनल्स बनाते हो, ठीक है। लेकिन वो ट्राइब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं 323A में, और अदरवाइज दैट इज फ्रॉम फॉर सम अदर पर्पस, जो स्टेट भी बना सकते हैं और पार्लियामेंट भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ ये मेंशन है। लेकिन उसके बाद आपने कई सारे ट्राइब्यूनल बनाते गए, जैसे जैसे नए नए एक्ट पास करते गए आपने कई सारे ट्राइब्यूनल बनाए। फॉर एग्जांपल 1956 के एक्ट के हिसाब से आपने इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाने शुरू किए, तो 7-8 तो वही बन गए, कहीं उससे भी ज़्यादा, ठीक है। देन यू ब्रॉट जीएसटी में आपने एंटी प्रॉफिटेरिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई, वो भी एक ट्राइब्यूनल की तरह ही काम करती है, ठीक है। फिर आपके बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो काम करते हैं। तो आप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनती जाती है आप ट्राइब्यूनल बनाते जाते हो। 2010 में आपने एनजीटी बनाया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। चलो वो तो उसका तो ज़्यादा चैलेंज नहीं किया जाता क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक फील्ड है। बट द नंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैड इंक्रीज्ड, देयर बेंचेस हैड इंक्रीज्ड, बट दे हैड लॉट ऑफ वैकेंसीज। तो ट्राइब्यूनल बनाने में और उनको मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आती है। बनाना आसान होता है लेकिन मेंटेन करना, मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ देना उसको, वो प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, इतना डिले होता है ट्राइब्यूनल्स के अवार्ड में कि जिस पर्पस के लिए ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, पर्पस क्या था ट्राइब्यूनल बनाने का? सबसे मेन पर्पस था कि जुडिशरी के ऊपर से बर्डन जो है वो कम हो और केसेस फटाफट रिजॉल्व हो जाए, तो केसेस की पेंडेंसी कम हो। लेकिन ट्राइब्यूनल्स की वजह से ना तो केसेस की पेंडेंसी कम हुई, इनफैक्ट डिलेज जो होती है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि अल्टीमेटली ट्राइब्यूनल्स के जो अवार्ड है उसके जो अपील है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास चली ही जाती है। तो आपका जो केस पहले सीधा जुडिशरी में जाता था वो पहले ट्राइब्यूनल के पास जाता है, अब उसके बाद जुडिशरी में जाता है। तो कोई फर्क नहीं देखने को मिला परसेप्टेबल। इम्पार्शियलिटी, ट्राइब्यूनल्स क्योंकि मिनिस्ट्रीज के अंडर रखे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया होगा, कोई और ट्राइब्यूनल होगा वो अपनी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया होगा, जैसे टेलीकॉम के लिए एक ट्राइब्यूनल था। तो आपने जब डिपार्टमेंट्स के पास इनका एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, मिनिस्ट्री के पास इनका एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, और ट्राइब्यूनल में कई सारे केसेस जो होते हैं वो इन्हीं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के खिलाफ होते हैं, तो क्या ये ट्राइब्यूनल पार्शियलिटी नहीं करेंगे? क्या ये इम्पार्शियल तरीके से काम कर पाएंगे? क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सही लोग हैं ट्राइब्यूनल्स का मेंबर बनने के लिए? ये सवाल हमेशा से पूछा जाता है। कई बार ट्राइब्यूनल्स जुडिशियल ओवररीच कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया जुडिशरी के बारे में, ट्राइब्यूनल भी ओवररीच कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने क्या किया, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को अपने आप से नॉन फंक्शनल अपग्रेड प्रोवाइड कर दिया। नॉन फंक्शनल अपग्रेड वैसे तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई किया गया था 2008 से, और इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको आपकी पोस्ट में प्रमोशन नहीं भी मिलती है तो आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन सर्विस आपको आपकी जो सैलरीज हैं, इंक्रीमेंट्स है, वो सब अलाउंसेस है, वो सब बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। इस चीज़ को मिलिट्री के लिए यानी आर्म फोर्सेस के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया था सरकार के द्वारा, तो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने इसे एक्सटेंड कर दिया। सो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या ट्राइब्यूनल का ये काम है कि जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर दे आगे। ओवर ट्राइब्यूनलाइजेशन, क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स बहुत ज़्यादा हैं और कई ट्राइब्यूनल्स की ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन है। खैर, इसको ठीक करने के लिए रैशनलाइजेशन प्रक्रिया सरकार ने की, जैसा मैंने आपको बताया फाइनेंस एक्ट के थ्रू उन्होंने काफ़ी ट्राइब्यूनल्स कम कर दिए। फिर उसके बाद एपिलेट ट्राइब्यूनल्स को अभी 2021 वाले एक्ट के तहत उन्होंने कम कर दिया और हाई कोर्ट्स के पास उसकी अपील ले गए, तो इसके लिए कुछ मेजर्स लिए जा चुके हैं। ठीक है, साइड स्टेपिंग हाई कोर्ट्स, क्योंकि कुछ केसेस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट अपील जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स को साइड स्टेप किया जाए। खैर, 1997 में एल चंद्र कुमार केस में कहा गया था कि जब भी आप ट्राइब्यूनल बनाओगे उसकी अपील आप हाई कोर्ट के पास लेके जा सकते हो। तो अगर ऐसा अभी भी नहीं होता है, दैट मीन्स वो उस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के खिलाफ हो रहा है। खैर, रेमेडियल मेजर्स आपसे पूछे गए, इसमें आपने एक्सप्लेन कर देना है ना। पिछले वाला आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, दिस आई हैव ओनली टोल्ड यू टू अंडरस्टैंड, बट रेमेडियल मेजर्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। क्या क्या रेमेडियल मेजर होंगे? सबसे पहले तो ये बोला गया क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जब भी किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ट्राइब्यूनल को दिया जाए तो उस तरीके से उस बंदे की, ट्राइब्यूनल के मेंबर्स की रैंक, उसकी कैपेसिटी, उसका स्टेटस होना चाहिए जैसा पहले उस कोर्ट में केसेस चलते थे उस बंदे की क्वालिफिकेशन रैंकिंग है। कहने का ये मतलब कि ज़्यादातर आपको जुडिशियल मेंबर्स के ऊपर ही यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कम रहने चाहिए इन कंपैरिजन टू जुडिशियल मेंबर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल्स के काम में टांग ना अड़ाए, ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में ही करना चाहिए। अपनी स्पेशल लीव पिटीशन यानी आर्टिकल 136 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल्स के कई सारे स्टेजेस में जो केस चल रहे होते हैं उसको अपने पास ले आता है, और इस वजह से वो खुद की भी पेंडेंसी बढ़ाता है और ट्राइब्यूनल का जो वर्क है, मतलब ट्राइब्यूनल की जो लेजिटिमेसी है वो भी खराब हो जाती है। ट्राइब्यूनल्स सिर्फ और सिर्फ हाईली टेक्निकल चीज़ों के लिए, जैसे वाटर मैनेजमेंट के लिए, डैम्स के लिए हम कहते हैं, ठीक है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके लिए ट्राइब्यूनल्स एक्सेप्टेबल है और उसी के लिए हमें फंक्शन करवाने चाहिए। ठीक है, फाइनेंस से, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ ट्राइब्यूनल ठीक है, बट किसी भी छोटे मोटे काम के लिए ट्राइब्यूनल बनाना है सही नहीं है, और उसके लिए आपको टेक्निकल मैन पावर की ज़रूरत होनी चाहिए। मैन पावर की शॉर्टेज कभी नहीं पड़ने देनी आपने ट्राइब्यूनल में, और ख़ास तौर पे तो जो स्पेशलिस्ट हैं, जो टेक्निकल नो हाउ रखते हैं, उनको आपने ट्राइब्यूनल का मेंबर बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जजेस से आपने ट्राइब्यूनल भर दिया है। नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाने की बात कई बार हो चुकी है, जिसमें ये कहा गया कि फॉर एग्जांपल 1997 का वही केस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है ट्राइब्यूनल्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसने ये कहा कि आप जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है हर एक ट्राइब्यूनल का, उसके लिए एक अम्ब्रेला बॉडी बनाएं जिसका नाम होगा नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर नहीं रहेंगी, ये एक अम्ब्रेला संस्था के अंदर रहेंगी जिसका नाम होगा NTC, ताकि ये उसकी अपॉइंटमेंट्स और साथ साथ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का ध्यान रख सके। ऑल्सो हाई कोर्ट जजेस के अगर आप स्टेबल रोस्टर्स रखने शुरू कर दो, कहने का ये मतलब है कि अगर आप हाई कोर्ट में रोस्टर्स क्या होता है, जो एनरोल्ड होते हैं जजेस, और कम ज़्यादा कई बार जो है हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी इस वजह से बढ़ती है कि आप कंसिस्टेंटली एक नंबर ऑफ जजेस नहीं रख पाते हो, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 ने कहा कि अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी जो बड़े जुडिशियल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे पेंडेंसी रोकना चाहते हो, तो वहाँ की तो कम से कम आपको वैकेंसीज बिल्कुल नील रखनी चाहिए हर टाइम पे। इसी वजह से ये इकोनॉमिक सर्वे 17-18 ने कहा कि टैक्सेशन बेंचेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ रिड्यूस्ड पेंडेंसी देखी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ टैक्सेशन बेंचेस में टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड स्पेशलिस्ट थे।
तो स्पेशलाइजेशन के साथ साथ आपको रोस्टर्स मतलब जितने आप जजेस रखते हो एक टाइम पे, वो हमेशा वैकेंसीज हमेशा उसमें वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो फुल रहनी चाहिए। ठीक है। इंडियन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल सर्विसेज, ये भी ट्राई किया जा सकता है, इकोनॉमिक सर्वे 2019 ने कहा था, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स को एक वेल ट्रेंड और वेल एडिक्वेटली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो आगे आके ट्राइब्यूनल सर्विसेज में जाएं, उन लोगों द्वारा मैन किया जाए। ये भी एक सजेशन दिया जा सकता है। तो ये आपके रेमेडियल मेजर्स यहाँ से आ जाते हैं। फाइनली कंक्लूड करने के लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि अल्टीमेटली चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ साथ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ेगा। जो काम पॉलिटिकल विंग का है उसे पॉलिटिकल विंग यानी एग्जीक्यूटिव को ही करने देना चाहिए, और जुडिशरी को भी ये काम उन्हें करने देने के लिए सहायता करनी चाहिए। अपने दायरे को समझते हुए उन्हीं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बीच में स्टेप इन करना चाहिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल आ जाता है और जहां पे जुडिशरी के मदद के बिना कोई भी एक्शन जो है वो एक्सपेडाइट ना हो सके। तो इस तरीके से आपने बैलेंस मेंटेन करना है। अपने आंसर के कंक्लूजन में भी आपने बैलेंस देना है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग शुड हैपन इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बस आपका आंसर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग गया कि ट्राइब्यूनल से रिलेटेड आंसर और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच के टसल को कैसे हैंडल करना है।